आदरणीय मित्रों, इस वीडियो में हम इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 43B क्लास एच के अंतर्गत जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस से खरीदी के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का डिसअलाउंस होता है उस संबंध में चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा मुख्य रूप से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के संदर्भ में होगी। तो आइए इस बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि किसी एसएससी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अपने किसी बिजनेस या प्रोफेशन के अंतर्गत किन्हीं गुड्स या सर्विसेज की परचेज की है और ऐसी परचेज एमएसएमईडी एक्ट में बताए गए स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस से की गई है और ऐसी परचेज का अमाउंट या उसका कोई हिस्सा दिनांक 31 मार्च 2025 को आउटस्टैंडिंग रह जाता है और साथ ही साथ ऐसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के संबंध में एमएसएमईडी एक्ट की सेक्शन 15 में बताई गई भुगतान की 15 दिन अथवा 45 दिन की समय अवधि निकल जाती है, अर्थात ऐसा अमाउंट ओवरड्यू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे आउटस्टैंडिंग अमाउंट की परचेज की डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एसएससी की बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कंप्यूट करने में नहीं मिलेगी, यानी कि ऐसे अमाउंट का डिसअलाउंस सेक्शन 43B क्लास एच में होगा। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि डिसअलाउंस के लिए दो शर्तें हैं। पहली यह कि परचेज की राशि दिनांक 31 मार्च 2025 को आउटस्टैंडिंग रह जाना चाहिए और दूसरी यह कि आउटस्टैंडिंग राशि साथ ही साथ ओवरड्यू भी हो जाना चाहिए। यदि दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती है तब ही डिसअलाउंस होगा। यदि दोनों में से कोई एक ही शर्त पूरी होती है या दोनों की दोनों शर्तें पूरी नहीं होती है तो फिर डिसअलाउंस नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि यदि कोई राशि दिनांक 31 मार्च 2025 को आउटस्टैंडिंग तो है और उसके भुगतान की 15 दिन अथवा 45 दिन की अवधि दिनांक 31 मार्च 2025 तक नहीं निकलती है, परंतु 31 मार्च 2025 के पश्चात आउटस्टैंडिंग अमाउंट ओवरड्यू हो जाता है, तो ऐसे में क्या फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ऐसे अमाउंट का भी डिसअलाउंस होगा? तो इस बारे में मेरी यह निजी राय है कि सेक्शन 43B क्लास एच में इस बाबत अलग से कुछ भी स्पष्ट लिखा हुआ नहीं मिलता है। ऐसे में सावधानी के तौर पर ऐसा अमाउंट डिसअलाउ किया जा सकता है। अब अगली बात यह आती है कि यदि किसी अमाउंट का डिसअलाउंस इस सेक्शन में हो जाता है और आगे भविष्य में किसी अन्य वर्ष में आउटस्टैंडिंग राशि का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे में डिसअलाउड अमाउंट का डिडक्शन उस वर्ष में लिया जा सकता है जिस वर्ष में ऐसी राशि का वास्तविक भुगतान किया गया हो। अब हम इन प्रावधानों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए अप्रैल 2024 में परचेस की गई है और दिनांक 31 मार्च 2025 को आउटस्टैंडिंग अमाउंट का भुगतान कर दिया जाता है। तो यहाँ पर केवल एक ही शर्त लागू हो रही है कि अमाउंट ओवरड्यू हो रहा है। दूसरी शर्त कि अमाउंट 31 मार्च 2025 को आउटस्टैंडिंग रह जाना चाहिए वह पूरी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर डिसअलाउंस नहीं होगा। अब मान लीजिए कि अप्रैल 2024 में रुपये 1 लाख रुपये की परचेज की गई है और दिनांक 31 मार्च 2025 को आउटस्टैंडिंग अमाउंट में से रुपये 75,000 रुपये का पेमेंट कर दिया जाता है और बची हुई राशि 25,000 दिनांक 31 मार्च 2025 को आउटस्टैंडिंग रह जाती है। तो यहाँ पर रुपये 25,000 का डिसअलाउंस होगा क्योंकि उसके संबंध में दोनों शर्तें पूरी हो रही है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि परचेस 25 मार्च 2025 को की गई है और भुगतान दिनांक 5 अप्रैल 2025 को कर दिया जाता है। तो यहाँ पर केवल एक ही शर्त पूरी हो रही है। अमाउंट 31 मार्च 2025 को आउटस्टैंडिंग तो है परंतु ओवरड्यू नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिसअलाउंस नहीं होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि परचेस 25 मार्च 2025 को की गई है
और भुगतान जुलाई 2025 में किया जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट 31 मार्च 2025 को आउटस्टैंडिंग तो है और साथ ही बाद की अवधि में ओवरड्यू भी हो रहा है, अतः सावधानी के तौर पर यहाँ डिसअलाउंस किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि परचेस अप्रैल 2025 में हुई है और भुगतान जुलाई 2025 में हुआ है, तो वित्त वर्ष 2024-25 से इसका कोई लेना देना नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस संबंध में कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। अब मान लीजिए कि उदाहरण क्रमांक 2 में जो रुपये 25,000 की डिसअलाउंस की राशि बताई गई है, उसका भुगतान अप्रैल 2025 में कर दिया जाता है, तो वित्त वर्ष 2025-26 में डिसअलाउड की गई राशि का डिडक्शन लिया जा सकता है। वर्तमान वीडियो का उद्देश्य यह है कि दिनांक 31 मार्च 2025 नज़दीक है। टैक्स प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का अध्ययन करके यह पता लगा सकते हैं कि किन किन राशि का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में डिसअलाउंस हो सकता है और उन राशि के भुगतान कर डिसअलाउंस से अपने क्लाइंट को बचने की सलाह दे सकते हैं। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं। मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस के संबंध में ये प्रावधान लागू नहीं है। ट्रेडर्स के संबंध में भी ये प्रावधान लागू नहीं है। जहां बायर और सेलर के मध्य भुगतान अवधि हेतु कोई एग्रीमेंट है, वहां अधिकतम 45 दिन की समय अवधि होगी और जहां अनुबंध नहीं है, वहां 15 दिवस की समय अवधि होगी। जहां बिल पर समय अवधि अंकित है और कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसे में इसे डीम्ड एग्रीमेंट माना जा सकता है। आशा और उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी हमारे मेंबर्स के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है, प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। कोई भी एक्शन लेने के पहले मेरी सलाह है कि कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर लिया जाना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना CA शरद जैन, सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल, बहुत बहुत धन्यवाद।